आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इन दिनों मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी सुर्खियों में है। नई तालीमी पॉलिसी के जरिए मुल्क के तालीमी निजाम को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की गई है। इस नई तालीमी पॉलिसी के अगराज व मकासिद, इसके फायदे और नुकसानात और इसके अलावा नई पॉलिसी पर मदारिस और खासकर मुस्लिम इदारों की बेचैनी, आज हम इसी पर प्राइम डिबेट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। इन दिनों मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी सुर्खियों में है। नई तालीमी पॉलिसी के जरिए मुल्क के तालीमी निजाम को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की गई है। इसका एक अहम मकसद तलबा की बेहतरीन ज़हनी नशोनुमा और इनकी सलाहियतों में निखार पैदा करना है। दुनिया के तमाम ममालिक तालीमी पॉलिसी पर जोर देते हैं। तालीमी पॉलिसियों के नतायज और समाजी और माशी तरक्की पर इनके असरात पर तवज्जो देने के लिए आलमी सतह पर दुनिया भर की हुकूमतों को गौर करने के लिए कहा जाता है। तालीमी पॉलिसी मुरतब करने के लिए बरसों मेहनत की जाती है, जिसमें कई बातों को मद्देनजर रखा जाता है ताकि एक बेहतरीन तालीमी पॉलिसी तैयार हो, जिसका फायदा तलबा के साथ साथ मुल्क को भी हो। हर तालीमी पॉलिसी का मकसद मुल्क के तालीमी निजाम को मुस्तहकम करना होता है। हिंदुस्तान में 1986 के बाद से तालीमी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई है। अलबत्ता 1992 में इसमें चंद तरामीम की गई थी। 34 वर्षों के बाद मरकजी हुकूमत के जरिए लाई गई नई तालीमी पॉलिसी के बारे में पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ी हुई है। इस बारे में माहिर तालीम का ख्याल है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सी चीजें नजरअंदाज की गई हैं। इस पूरी तालीमी पॉलिसी में गैर मुल्की जबान के जुमरे में अरबी की अदम मौजूदगी और मदरसों पर खामोशी हैरत की बात है। तालीम का हक पहले 14 साल की उम्र तक ही था, जिसे 3 से 18 साल की उम्र तक लाजमी करार दिया गया है। तालीम हासिल करने के मौजूदा तरीके को तब्दील किया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात में तलबा को दर हकीकत कितनी मालूमात है, इसका जायजा लिया जाएगा। रूट लर्निंग का फीसद कम कर दिया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात साल में 2 मरतबा मुनक्किद होंगे। निसाब में 3 जबानों की पॉलिसी बरकरार रहेगी। अलबत्ता मादरी जबान या मकामी जबान 5वीं या 8वीं जमात तक ही तालीम का जरिया होंगी। रिपोर्ट कार्ड यानी रिजल्ट सिर्फ नंबरों और रिमार्क्स के बजाय तलबा की महारत और सलाहियतों पर एक जामे रिपोर्ट की शक्ल में होगा। स्कूल के तलबा को साल में 10 बैगलेस डे दिए जाएंगे। इन दिनों में तलबा अपनी दीगर सलाहियतों पर तवज्जो देंगे। तलबा को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में तकसीम होना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो किसी भी शोबे से अपनी पसंद के मजामीन मुंतखब करके तालीम हासिल कर सकेंगे। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। ग्रेजुएशन 3 साल के बजाय 4 साल का होगा। तालीम देने के जदीद तरीकों जैसा टेक्नोलॉजी वगैरह का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यही उठ रहा है कि नई तालीमी पॉलिसी क्या वाकई वक्त की जरूरत है? एक लंबे अरसे के बाद मुल्क में नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। सवाल यह उठता है कि मुल्क के तालीमी ढांचे पर आखिर इसका असर क्या होगा। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ फायदे इस तालीमी पॉलिसी में हैं, क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं? जिन लोगों को बेचैनी इस तालीमी पॉलिसी से है, आखिर बेचैनी की वजह क्या है? बहुत खास मेहमान, मुल्क के माने जाने माहिर तालीम मेरे साथ डिबेट में जोड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पीए इनामदार साहब सदर हैं आजम कैंपस पुणे के, प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब आप सदर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर, मुबारक कापड़ी साहब मारूफ माहिर तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, कलीमुल हफीज साहब एजुकेशनिस्ट हैं, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ देर में मेरे साथ डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब जो कि सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले मुबारक कापड़ी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि एक लंबे अरसे के बाद मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। बहुत मुख्तसर में सर, इस तालीमी पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? बहुत लोग इस पर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसकी सताइश की है और इसकी तारीफ की है। किस तरह से इसे आप देखते हैं? तालीमी पॉलिसी हो या मुल्क की और दीगर पॉलिसियां, वो कहीं पर भी कभी ठहरती नहीं है, आगे बढ़ना है उन्हें। तब्दीलियां हमेशा वक्त के साथ साथ आती रहती हैं। अब ये तब्दीलियां बतौरे सिर्फ तब्दीली है या इनकलाब है
जैसा कि दावा किया जा रहा है, इस पर हमको गौर फिक्र की जरूरत है। ये तब्दीलियां जो हैं, ये पिछली जो हमारी नाकामियां हैं और 73 सालों की जो नाकामियां हैं, उसमें वो किसी पार्टी की बात नहीं हो रही यहां पर, बल्कि 73 सालों में सबसे बुनियादी चीज की जरूरत थी कि हमारे आमदनी का कम से कम 6% हिस्सा जो है जीडीपी का, वो तालीम के मद में खर्च हो, जो कभी किसी पार्टी ने फुलफिल नहीं किया। और उसका हम नताइज आज हम देख रहे हैं, आज हम एक्सपोज हो चुके हैं। एक जब पैंडेमिक जब आई, तब 12 करोड़ बच्चे जो हैं और उनके वालिदैन घर में रोते बैठे, वो इसलिए नहीं कि वो तालीम के बड़े दिलदार कि हमारे स्कूल बंद होने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उनका मिड डे मील जो है, दोपहर के एक वक्त की खिचड़ी जो है, वो बंद होने जा रही है। हम यहां पर अभी रुके हुए हैं, यानी इतने 73 सालों के बाद में। तो एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए ये सारी बातें जेब नहीं देती हैं, और उसकी वाहिद वजह यह है कि तालीम और तालीमी पॉलिसियों में सियासत हरगिज नहीं होनी चाहिए, और सियासतदानों का उसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल माहिरीन हैं वो जो है इनको मुरत्तब करें। मैं इसके लिए एक मिसाल देना जल्दी से चाहूंगा कि जो बिल्कुल अनकरीब जो नाकामी हमारी हुई, 2009 में आरटीई जो आ गया था, और राइट टू एजुकेशन में उस वक्त हमने देखा कि एक पॉलिसी लाई कि भाई 8वीं जमात तक सब पास, 8वीं तक कोई एग्जाम नहीं है। हमको मालूम था इसका नतीजा ये होगा, हमने उसको हमेशा उसकी मुखालिफत की। नतीजा ये हो जाएगा कि 9वीं जमात में आकर बच्चा जो है अपना नाम लिखने को शुरू कर देगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसमें क्या किया गया, एक किसी इलेक्शन के मैनिफेस्टो की तरह से कि वालिदैन को बहुत सारे पावर्स पीटीए के जरिए से दिए गए। उस्ताद का कद जो है वो बहुत ही पस्त कर दिया गया कि भाई ये जो है उस्ताद ने कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे बच्चे को जो है वो टेंशन आ जाए। टेंशन को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन टेंशन नहीं आना चाहिए। तो ये जो बुनियादी बातें हैं, माने तालीम की जो बुनियादी जड़ें हैं, उन पर हमको जर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर ये सारी बातें जो हैं वो 5+3+3+4 वो किसी भी फॉर्मेट में आ जाए, लेकिन हमको हकायक को जो है वो फेस करना है, वरना ये सारी तालीमी एक्सरसाइज जो है सिर्फ कागजी घोड़ों की रेस न साबित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बड़ी अच्छी शुरुआत आपने की है मुबारक कापड़ी साहब। मैं पीए इनामदार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से मुबारक कापड़ी साहब कह रहे थे कि वक्त के साथ तब्दीलियां आती रहती हैं, जाहिर सी बात है, और यहां पर भी 34 साल के लंबे अरसे के बाद तालीमी पॉलिसी में बदलाव किया गया है। लेकिन सवाल सर यहां पर यह उठ रहा है कि जिस तरह से नई पॉलिसी को हम देख रहे हैं, तो पुरानी बहुत सी चीजों को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। क्या वाकई में इतनी ज्यादा कमियां थी हमारी पुरानी पॉलिसी में? नहीं, देखिए, इस बात को पहले हम लोग समझ ले, 1947 या 1950 के बाद में कुछ नहीं हुआ है ये हम बोल नहीं सकते जी। बहुत बहुत प्रोग्रेस हुआ है। हजारों इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, वो प्राइवेट में रहेंगे, पब्लिक में रहेंगे, एक अलग सब्जेक्ट है जी। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हम लोगों ने तालीम के मैदान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहिए या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कहिए, काफी हमने चेंज लाया है। जितना चाहे उतना नहीं आया है, ये भी सच है, क्योंकि दूसरे मुल्क जितना आगे गए हैं वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन साथ साथ में ये बात भी सच है कि पहले 1% लड़कियां 1950 के पहले पढ़ती थी, अभी 65 से 70% लड़कियां पढ़ रही हैं। और आप जानते हैं कि जितने भी एग्जाम के रिजल्ट आते, पहले 50 में कम से कम 40 तो लड़कियां रहती हैं। यानी हमारे जो पहले हालत थी कि लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उस मामले को अभी काफी बड़े पैमाने पे तब्दीली आ चुकी है। दूसरा, अभी कापड़ी साहब ने ये जो कहा कि 3% बजट का प्रोविजन का किया जा रहा है और 6% होना चाहिए, तो ये पॉलिसी में उन्होंने उसको टारगेट रखा हुआ है। लेकिन साथ साथ में अभी हमको माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जहां तक ताल्लुक है, हम लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पहले बाहर निकलना पड़ेगा जी। और साथ साथ में टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लेना पड़ेगा कि किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतनी चीजें आज हम लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर, उंगलियों के ऊपर मिल रही हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी को पकड़ लें, कि मेरी सबमिशन, मेरी सजेशन ये है, हम जो सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2 चीजें उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम, ये जो लोकल मीडियम के स्कूल हैं, वो 2 चीजें करें।
एक बोलने वाला अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें, बोलने वाला, लिखने वाला अभी मामला खत्म हो चुका है। और दूसरा, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को अपनाने की हम कोशिश करें। ये दोनों चीजें अगर हो जाती हैं तो हमारे जो बेसिक प्रॉब्लम है उस चीज को हम बड़े पैमाने पे रिजोल्व कर सकते हैं। अब एक देखिए कि 3 साल के उम्र में बच्चा स्कूल में आएगा, ये हो रहा है ऑलरेडी 25 साल से। बिल्कुल हम उसको नर्सरी केजी वो कह रहे हैं, लेकिन वो रेगुलेटेड नहीं है। अभी उसको रेगुलेट किया जाएगा। आखिरी में क्या है कि जैसी जैसी उम्र ज्यादा होती जाती है वैसी वैसी बेसिक जो चीजें हैं लाइफ की वो पीछे रह जाती हैं। हमारा ये कहना है कि ये सारी चीजें 3 साल से अब 11-12 साल तक हम लोगों ने बच्चों को दे देना चाहिए। लैंग्वेजेस 3 क्या 4-4 लैंग्वेज आज हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। अब समझो लोकल में अगर महाराष्ट्र में हूं तो मराठी में पढ़ना लाजमी है, मेरे को कंपलसरी है। अंग्रेजी हमको कंपलसरी है, हिंदी हमको कंपलसरी है, और मुस्लिम होने की वजह से उर्दू भी कंपलसरी है। आज 4 लैंग्वेज तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि 4 लैंग्वेज हम नहीं पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि मुस्लिमों ने तालीम के मैदान में काफी काम किया है जी, और काफी बड़े पैमाने पे तालीम के मैदान में बच्चे आ चुके हैं। जैसा अभी कापड़ी साहब ने कहा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सच है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का स्पिरिट क्या था और आज जगह के ऊपर इंप्लीमेंट करने का तरीकेकार क्या हुआ है। और पुराना सिस्टम ही चल रहा है और साथ साथ में नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए तालीम के इदारे हर 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होना चाहिए वगैरह। यूं देखे तो कुछ नहीं हो रहा है और सारा मामला प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बलबूते पे छोड़ दिया गया है। मुझे अच्छी पॉलिसी है क्या नहीं पॉलिसी है, खराब पॉलिसी है, टेक्नोलॉजी को अगर हम ले लेते हैं और उसके बुनियाद के ऊपर हमारे बच्चों तक अगर हम उनको पहुंचाते हैं, यहाँ पे फाइनेंस का मामला बहुत बड़े पैमाने पे आने वाला है। गवर्नमेंट के पास इस तरीके का पैसा है नहीं जी, लेकिन टारगेट अच्छा रखना कोई गलत बात नहीं होती। टारगेट अचीव करने के लिए मूवमेंट नहीं भी की गई तो मुझे लगता है कि एक चीज हमको समझना जरूरी है कि नए हालात के बदले हुए हालात में बदले हुए टेक्नोलॉजी बदली हुई सिस्टम के तहत तालीम को हासिल करने के लिए ये नए पॉलिसी के अंदर प्रोविजन की गई है। बिल्कुल, यानी जमाने के साथ ये पॉलिसी बताती कि अब जमाने के साथ हमें चलना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है तो टेक्नोलॉजी पर काफी इस पॉलिसी में जोर दिया गया है। मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुबारक कापड़ी साहब और इनामदार साहब ने बड़ी अच्छी बातें रख दी हैं। जो एक बात मुबारक कापड़ी साहब कह रहे थे और ये हमने अभी तक देखा भी कि हिंदुस्तान की तारीख में जो लोग इक़्तिदार में रहे, जो लोग सियासत में रहे, जो लोग हुकूमत में रहे, हमने देखा कि वही लोग सर एक तरह से जो निसाब हुआ या जो पॉलिसी हुई तालीम की उसको मुरत्तब करते रहे। इस बार जो नई पॉलिसी है आपको क्या लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं सियासत का साया आपको नजर आ रहा है? नहीं, देखिए पहली बात तो मैं आपसे इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं कि हमें सारा काम शुरू से सरकारी लोगों ने किया है या ब्यूरोक्रेसी ने किया है। मैं इससे पहले और इस दफा का मामला जो है वो ये है कि जो इतिहास संकलन की संस्था है आरएसएस की और जो शिक्षक संघ है आरएसएस की ज़मीनी तंजीम, दोनों के जिम्मेदारों ने ये बात कही है कि उनकी 80% बातें मान ली गई हैं। अब ये वो खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कहे या न कहे एक मखसूस नजरिए की छाप के साथ ये तालीमी पॉलिसी आई है। अब वो कैसी है कैसी नहीं इसके ऊपर अभी जायजा लिया जा रहा है, जैसे कि आज आप और हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी, मैं आपको याद दिलाऊं, इस मुल्क का पहला जो वजीर तालीम था उसका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था। उन्होंने डॉक्टर ताराचंद को, उन्होंने ख्वाजा गुलाम सैयदैन जैसे लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में रखा और तालीम के निसाब को और तारीख को और सकाफत को एक नए अंदाज से मुरत्तब किया ताकि मारूजियत के साथ
माकूलियत के साथ लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके और नई जो पीढ़ी है उसके ज़मीर और खमीर की तामीर और तश्कील की जा सके। ये दो बातें मैंने इसलिए कही कि ये कहना नहीं चाहिए, हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि इस मुल्क में जो दो वजीर तालीम हुए हैं, एक VKRV राव और दूसरे नूरुल हसन साहब, ये दोनों जो थे ये माहिरीन तालीम थे। उनके पॉलिसी से हम इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने त्रुगना सेन को अगर आप लें तो भी आपको ये मानना पड़ेगा। जनता पार्टी में मोरारजी देसाई की सरकार में चंद्राचूड़ साहब जो थे वो भी एक तरह से अगर देखा जाए जो बंगाल से ताल्लुक रखते थे और हिस्टोरियन थे, वो भी इसी तरह के थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे उसमें इस पॉलिसी के नए तालीमी पॉलिसी पर कोई एतराज नहीं है जी। मैं नई चीज से घबराता नहीं हूँ, इसलिए कि मैं इकबाल के इस बात पे यकीन रखता हूँ कि करेंगे अफकार ताजा से है जहाने ताजा की नमूद के संगो खिस्से होते नहीं जहां पैदा। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि आप नई तालीमी पॉलिसी लाएं, लेकिन जो सवाल है वो ये कि आपने तालीम को और सेहत को दोनों को बाजार के सुपुर्द करने का तो कोई फैसला नहीं कर लिया है। क्या आप जैसे कह रहे हैं बड़ा खदशा है, कुछ सालों के अंदर तालीम जो है और तालीमी इदारे जो हैं वो बिल्कुल खुद मुख्तार हो जाएंगे और आजाद हो जाएंगे, इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार तालीम और सेहत से अपना पिंड छुड़ा रही है। और ये खतरा इसलिए है कि इसके नतीजे में गरीब आदमी जो है वो अच्छी तालीम तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं हो पाएगी और ये बहुत बड़ा अलमिया होगा इस मुल्क के लिए। इन चीजों को भी पेश नजर रखना चाहिए। और एक सवाल जो बुनियादी तौर पे है वो मुझे करने की इजाजत दीजिए कि कोरोना वायरस के इस जमाने में ये समझ में नहीं आता कि ऐसी तालीमी पॉलिसी को लाने, उसका ऐलान करने की क्या जल्दी थी, जबकि उसके ऊपर पूरी तरह से एक कौमी बहस आम तौर पे होनी चाहिए थी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने पहले इसको वो कर दिया था और तजवीजें मांग ली थी, इससे बात नहीं बनती है। असल मसला ये है कि तालीमी इदारों के अंदर और तालीमी हलकों के अंदर इसके ऊपर भरपूर तौर पे बहस होनी चाहिए। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था, एक आखिरी बात जो है वो ये है कि मदरसे कहाँ गए इसका कोई पता नहीं है। आप अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इस्तेमाल हुई है इस्तेलाह इस रिपोर्ट के अंदर, वो बुनियादी तौर पे उससे क्या मुराद है ये क्या बहुत अहम इशू है मदारिस का या अरबी जबान को लेकर, बहुत अहम इशू। इस पर भी सर हम आगे बात करेंगे। मादरी जबान और स्लैश इलाकाई जबान बिल्कुल कह के आप 5वीं तक जो है वो क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए। ऐसा तो नहीं कि मराठी पढ़ाने के लिए जरिए तालीम बनाने के लिए उर्दू वालों को महरूम कर दिया जाएगा, तेलुगु की जगह क्या मैं जो है उर्दू नहीं ले पाएगी। ये तमाम सवाल हैं जिनको वाज़ेह होना चाहिए। सह लिसानी फार्मूले में अंग्रेजी, इलाकाई जबान और हिंदी होगी या उर्दू भी होगी जो लेना चाहेंगे तीसरी जबान। बिल्कुल चौथी लैंग्वेज का तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, या अगर कोई चौथी और 5वीं लैंग्वेज लेना चाहता है तो उसका ऑप्शन नहीं बचता। यहाँ पर ऑप्शन एक तरह से बहुत महदूद कर दिए गए। इस पर भी हम बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने रखी अख्तरुल वासिफ साहब। मैं जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। जफर महमूद साहब, सबसे पहले तो बहुत अहम दिन आज का है। आज यूपीएससी के नतायज आए और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी उसकी कारकर्दगी रही है। मेरा सवाल, दो सवाल आपसे हैं जफर महमूद साहब। एक तो जो बात अख्तरुल वासिफ साहब कह रहे थे, क्या आपको लगता है कि वाकई में बहुत जल्दबाजी में यह पॉलिसी लाई गई है? क्या यह वक्त मुनासिब था यह पॉलिसी लाने का? मैं अख्तरुल वासिफ साहब की बहुत इज़्ज़त करता हूं और लेकिन ये कि मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि अगर लॉकडाउन चल रहा है
और दफ्तर नहीं जाना है और बहुत से काम रुके हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन गुफ्त शुनीद हो सकती है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा हर्ज भी नहीं है इसके ऊपर डिस्कस कर लेने में। और वैसे भी ये सेकेंड टाइम अब आई है, पहले ये उसको फ्लोट किया गया था और उसके ऊपर पूरे मुल्क में बहस हुई थी और उसके बाद सब लोगों ने अपनी अपनी राय उसके ऊपर दी थी। तो बहरहाल ये तो खैर है, कोरोना वायरस चल रहा है वगैरह, लेकिन ये कि अगर जैसे मैं अपने यहाँ बैठा हूँ, आप अपने यहाँ बैठे हुए हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल में कोरोना की एक देन ये भी है कि हम उसके ऊपर आ गए हैं। अब जो पॉलिसी के जो सब्सटेंस है पॉलिसी का, उसके ऊपर मैं आपसे जिक्र करूँ तो उसमें ऐसा नहीं कि सब चीज़ ख़राब ही है, अच्छा भी है कुछ कुछ। जैसे ये कि जो 10th और 12th के 10वें और 12वें के बोर्ड का इम्तिहान है, उसमें यह है कि साल में 2 बार हुआ करेगा। तो अगर साल में 2 बार हुआ करेगा तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपने देखा होगा तमाम मीडिया में कि साहब वो फ़लाँ ने ख़ुदकुशी कर ली बच्चे ने और यूँ हुआ वैसा हुआ, तो जो टेंशन क्रिएट होता है, जो तनाव पैदा हो जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम का, वो कम से कम आधा तो हो ही जाएगा, क्योंकि साल में 2 दफ़ा इम्तिहान हो रहा। दूसरी बात जो उसके अंदर लिखी है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी, यानी कि ये नहीं होगा कि अगर साइंस बच्चा पढ़ रहा है तो साइंस ही पढ़ता रहेगा, आर्ट्स पढ़ रहा तो आर्ट्स ही पढ़ेगा, वो 11वें या 12वें की बात हो रही है। तो उसमें एक डिसिप्लिन से दूसरी डिसिप्लिन में भी कुछ ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो हैं साइंस के पढ़ लिए, कुछ सोशल स्टडीज़ के पढ़ लिए, कुछ कॉमर्स के पढ़ लिए, अकाउंटेंसी के पढ़ लिए, मिला जुला ये होगा। ये तजुर्बा उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगरिबी दुनिया में किया जा चुका है और वहाँ बहुत कामयाब है। तो उससे लेकिन ये कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए यहाँ पर सोच विचार करने की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि शुरू से ही 5वें छठे से ही वोकेशनल स्ट्रीम भी शुरू करने का उसके अंदर पॉलिसी के अंदर है। वोकेशनल कहते हैं हुनरमंदी सीखने का। तो अभी तक भी थोड़ा बहुत हुनरमंदी का जिक्र था, लेकिन उसमें ये था कि हुनरमंदी का जो स्ट्रीम है, उसका वोकेशनल स्ट्रीम, उसको नंबर 3 पे रखा जाता था या नंबर 4 पे रखा जाता था, यानी कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और चौथे नंबर वोकेशनल। तो वैसे ही एक साइकोलॉजिकल बात बन जाती है कि भाई ये सबसे नीचे की चीज़ है, तो वो चीज़ इन्होंने ख़त्म कर दी है, उसको 3rd रैंक नहीं रखा है, बल्कि और एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई है इसके अंदर, वो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हफ्ते में एक दिन जो है वो बैग लेकर के स्कूल नहीं आना है, तो बैगलेस डे होगा। ये कुछ चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी इसके अंदर हैं। बाकी ये है कि जो मदर टंग, ये है रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये कहा गया है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें शुरू की तालीम हो 5वें दर्जे तक की। तो अब उसकी में के अंदर काफ़ी बहस होगी, काफ़ी उसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी गालिबन होगा कि मदर टंग किसकी मानी जाएगी, रीजनल लैंग्वेज कौन सी मानी जाएगी वगैरह वगैरह। तो इसके ऊपर बहस होने की ज़रूरत है। लेकिन ये कि बहरहाल मदर टंग में चूँकि कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कहते हैं कि शऊर बच्चे का ज़्यादा अच्छा होता है, तो मदर टंग की अपनी अहमियत है। लेकिन उसकी भी तफसील, ये एक मोटी सी बात है, लेकिन तफसील में जा कर के देखना पड़ेगा, तब तय होगा कि हाँ भाई मदर टंग कौन सी होगी और रीजनल लैंग्वेज को मदर टंग किसके लिए माना जाएगा वगैरह वगैरह। बिल्कुल। जो ग्रेजुएशन के ऊपर अब अगर आप आ जाते हैं तो उसमें ये है कि 4 साल का करेंगे, वो ये इन्होंने लिखा है कि हम 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। और उसमें भी ये भी अच्छा किया है उन्होंने कि अगर 1 ही साल करके छोड़ देता है तब भी सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर 2 या 3 साल करके छोड़ता है तो डिप्लोमा मिलेगा, अगर पूरे 4 साल पूरे कर लेता है तो डिग्री मिलेगी। ये भी एक है। तो बहरहाल इसमें भी अपनी कुछ खूबियां हैं, बहुत सी चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल बेहतर, बहुत सी चीजें पहले से बेहतर हो रही है, बेहतर है। बीएड को 4 साल का कर दिया है। बिल्कुल। इस पर जफर महमूद साहब और भी हम बात करेंगे, मुझे ब्रेक पर जाना है। कलीमुल हफीज साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें भी डिबेट में शामिल कर लेता हूं। कलीमुल हफीज साहब, अभी जफर महमूद साहब ने इस पॉलिसी के कई अच्छे नुकात पर बात की और कई फायदे बताए, लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कलीमुल हफीज साहब, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान तो गांव और देहातों में बसता है, लेकिन इस पॉलिसी पर आप देखिए, तालीमी पॉलिसी पर, इसमें टेक्नोलॉजी उसी पर जोर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि शहरों को देखकर ही यह पॉलिसी मुरत्तब की गई? इसमें कोई दो राय नहीं
कहीं ये इसमें रूरल इंडिया को बहुत खास ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन इसके अलावा इसमें दो चार और जो जरूरी नुकाते हैं मैं उनकी तरफ आपकी तो जी 50% ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और उस प्राइवेट सेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जब 50% बच्चे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन ले रहे हैं तो उनके बारे में इस पॉलिसी में कहीं कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी गई है। दूसरी बात ये कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें नर्सरी और एलकेजी और यूकेजी की बात की गई है, तो उसमें ये कहा गया है कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। अब टीचर्स को वो आंगनवाड़ी की जो वर्कर्स हैं उनके थ्रू टीचर्स को ट्रेन करेंगे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है कि वो आखिर उनकी उतनी अहलियत नहीं है, जबकि हमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए खास तरह के टीचर्स की जरूरत होती है। उनकी ट्रेनिंग भी बहुत मखसूस होती है, बहुत डिटेल में होती है और पूरी दुनिया में उनका स्केल भी ज्यादा है, लेकिन उसको किस तरह से ये मैनेज करेंगे वहाँ ये पॉलिसी खामोश है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिसी है। इस पॉलिसी की रोशनी में अभी सूबाई सरकारें और मरकजी सरकार अभी एक्शन प्लान बनाएगी, उस पर बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह अभी सिर्फ एक इशारा देकर छोड़ दिया गया है। मिसाल के तौर पे जैसे जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट और सेंटर का, दूसरा अर्ली जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उन दोनों का टेंडमली काम करना है, दोनों एक साथ काम करेंगे तब जाके वो एक्शन प्लान बन पाएगा। और वो कैसा बनेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो आपका सवाल जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि आखिर मुस्लिम जो इदारे हैं वो इसको क्या सोचते हैं, तो इस पॉलिसी में एक ब्रॉडर गाइडलाइंस दी गई है और इस बात का पूरा अभी ये राज्य सरकारों के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि वो किस तरह से अपनी पॉलिसी अपने एक्शन प्लान बनाती है। क्योंकि जो इसमें बजट उन्होंने एलोकेट किया है भारत सरकार ने 6% किया है जीडीपी का, जो कि बहुत मुश्किल सा लग रहा है। अभी 2% और 2.5% के आसपास ही ये बड़ी मुश्किल से खर्च कर पा रहे हैं। तो लेकिन इरादे अच्छे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता जो हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम में जो मदरसों का जो रोल है पिछले 100-200 साल से हिंदुस्तान की लिटरेसी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, उस पर ये पूरी पॉलिसी खामोश है। तो यहाँ दो तरह की बातें हैं। एक तो मदारिस को ये फायदा भी है कि वो अब आज़ाद हैं कि वो अपने लिए और अच्छी से अच्छी आने वाले वक्त के लिए पॉलिसी बनाए, लेकिन दूसरा ये कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आखिर इस पॉलिसी इतने बड़े सिस्टम को नजरअंदाज क्यों कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी किसी खास एजेंडे की तरह काम कर रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पॉलिसी में जहां बहुत सी चीजें अच्छी हैं, बहुत सी चीजें नई हैं, तो वहीं पर कुछ खदशात भी है। मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। बहुत अच्छी बातचीत अभी तक डिबेट में हुई है, बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे, इसी इशू पर बात करेंगे कि आखिर खदशात क्यों हैं इस पॉलिसी पर। छोटा सा ब्रेक। तो आज बहुत अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं, मुल्क की नई तालीमी पॉलिसी। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुल्क के तालीमी ढांचे पर इसके क्या कुछ असरात होंगे। इस तालीमी पॉलिसी को हम देखते हैं तो इसमें बहुत सी अच्छी बातें भी, अच्छी चीजें भी निकल कर आती हैं, लेकिन इस पर खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पीए इनामदार साहब ब्रेक के बाद आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। पीए इनामदार साहब, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी को हम देखते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए बगैर इस पॉलिसी को एक तरह से मुतारिफ करा दिया गया, इस पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिसी पहले डिसाइड होती है, उसके मुताबिक फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के सारे प्रोसीजरल बातें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन डायरेक्शन एक बार उन्होंने दे दिया है तो उसके तहत हम लोगों को काम करना है। पहले तो हमको टीचरों को तैयार करना पड़ेगा। आज जो बीएड एंड डीएड एंड एमएड ये जो टीचर हैं, इनके सारे जो सिलेबस हैं, जिस तरीके से ये आज पढ़ाने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है, वो पूरा सिस्टम ही चेंज होने वाला है। और अगर ये सिस्टम चेंज होने वाला है तो टीचरों को पहले हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा बदले हुए हालात में, बदले हुए तरीकेकार को इख्तियार करने के लिए। और ये बहुत बड़ा काम है। फाइनेंस का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का मामला है। ये सारी चीजें में आखिरी में आज भी अगर आप देख रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जितना क्वालिटी को जोर देकर क्वालिटी लाई हुई है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में ये नहीं हो रहा है। और इसके वजह से भी
उर्दू दां हो, हिंदी दां हो, गुजराती वाले हो, ये गुजराती, हिंदी, उर्दू मीडियम को पीछे छोड़कर अंग्रेजी मीडियम के तरफ दौड़ रहे हैं। और हम लोगों को इस बात का भी एहसास रखना पड़ेगा कि सारा रिसर्च जो हुआ है, और रिसर्च हम लोगों ने अपने लैंग्वेजेस में, अपने मीडियम के अंदर नहीं किया है। जब भी रिसर्च का मामला आया है तो सब लोगों ने अंग्रेजी की तरफ जाके ही रिसर्च किया है, क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड ही डेवलप नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि नए पॉलिसी के अंदर इसके तरफ भी जोर दिया गया है कि बचपन से ही बच्चों को कुछ नई चीजों को खोजने का तरीकेकार पहले से उनके खून में उतारने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो फिक्र है ये मदरसे के एजुकेशन के सिलसिले से है। उनको भी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को अपनाना पड़ेगा। दीन की जिस तरीके से डिग्री ली जा रही है, साथ साथ में दुनियावी तालीम की भी डिग्री इनको लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट के मदद के बगैर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मदरसे के जिम्मेदारों ने तैयार किया है, उसके फल अभी हम लोगों को लेना पड़ेगा। और इस सिलसिले में हम सारे लोगों को फिक्र करनी पड़ेगी। मुझे इसी वक्त में मैं जफर महमूद साहब को दिली मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके बताया हुआ है, और आपने ये प्रूव किया है गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी हो, नई गवर्नमेंट या पुरानी गवर्नमेंट, अगर हम काम करते हैं, हमारे एजेंडे पे रात और दिन काम करते हैं, तो हम बेहतरीन रिजल्ट ला सकते हैं। और आज के हालात में मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे हालात पहले से भी बेहतर हैं, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव तक पहुंच रहा है। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि गरीबों के हाथ में टेक्नोलॉजी को देने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत पड़ेगी, और उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत अहम है, के बावजूद प्रोसीजर के अंदर जाके लटक जाते हैं वो। इसके मुकाबले में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो भी डिसीजन ले सकते हैं नई चीजों को अपनाने का और इम्प्लीमेंट करने का, उनका स्पीड ज्यादा होता है। और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि मामले गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से ज्यादा प्राइवेट में चले जाएं। इसको हम नोट कर लें, और हमारे तरीके से इन चीजों को मदरसे एजुकेशन में भी किस तरीके से जोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी को, और वहां से जो तैयारी शुरू हो जाएगी, मुझे इस बात का यकीन है जिस दिन मदरसे के लोग दीनी के तालीम के साथ में दुनियावी तालीम और टेक्नोलॉजी की बेस तालीम जिस दिन लेंगे, हिंदुस्तान के मुस्लिमों के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुबारक कापड़ी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी पीए इनामदार साहब ने कही, उन्होंने कहा खदशा जाहिर किया कि क्या गरीब के हाथ तक, क्या गरीब की पहुंच होगी इस नई तालीमी जो पॉलिसी है यहां तक, क्योंकि हम देखते तो इसमें टेक्नोलॉजी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि गरीब, पिछड़े, बैकवर्ड जो हैं, क्या उन तक इसकी रसाई होगी इस तालीमी पॉलिसी की? इनामदार साहब ने जो बातें बताई उनके वसी तजुर्बे की रोशनी में वो बातें दुरुस्त हैं, और वो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल निचली सतह तक पहुंचाने के लिए उनके कैंपस में जो छोटे से छोटा बच्चा भी अपना ईमेल अकाउंट खोल देता है और सब वो इससे सहभी है पूरा, बिल्कुल उसके लिए किया जा रहा है। और उनका जो खदशा है वो बिल्कुल बजा है कि बजट कहाँ है, पैसा कहाँ है। ये चीज जो है, इसके लिए मेरा एक सजेशन ये था कि ये पॉलिसियां उसी वक्त इंप्लीमेंट हो सकती हैं जब सारे कंपनी, सारे जो सनतकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका जो सीएसआर फंड्स हैं उनको कंपलसरी किया जाए कि भाई हर जो एक कंपनी है कम से कम 5 तालीमी इदारों को अडॉप्ट कर लें। सारा जो चैरिटी फंड है वो सब जो है वो उधर डाइवर्ट किया जाए। उसके बगैर ये नहीं है, क्योंकि वो रूह है, वो ऑक्सीजन है किसी भी इदारे को चलने के लिए। दूसरी बात ये कि ये सारी ये जो नई जो पॉलिसी है, ये खाली एक अवामी लुभाने वाली एक पॉलिसी ऐसे बनकर साबित नहीं होनी चाहिए जी। तो उसके लिए यहां पर करना यह है कि अभी देखिए आज कि ये पेंडेमिक में ये पॉलिसी क्यों आई, हमें उस पर कतई एतराज नहीं है, क्योंकि अभी पॉलिसी के सारा खदोखाल आना सामने बाकी है। कुछ हिडन एजेंडा है, ओपन एजेंडा है, वो भी सामने आना बाकी है, तब हम उस पर
डिस्कस करेंगे, उसमें ये करेंगे। बिल्कुल। हमें ऐतराज इस बात पर है कि अभी जब ये किया जा रहा है, दो बातों का ख्याल नहीं किया गया है। नंबर एक ये कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था अभी तक किसी भी पैंडेमिक के, किसी भी वबा बला वगैरह का मुकाबला करने के लिए। उसमें हम एक्सपोज हो चुके हैं। सही। तालीमी इदारों के तरफ के लिहाज से सोचिए कि वालिदैन जो हैं वो फीस आज अदा नहीं कर सकते 5-6 महीने की भी। अगर इदारे के जिम्मेदारान उनसे फीस तलब नहीं करते हैं तो टीचरों को सैलरी नहीं दी जाएगी। अब ये जो है सिनेरियो, इसमें गवर्नमेंट के पास एक बैकअप प्लान, भाई आपका इदारा कितना पुराना है, तो 25 साल पुराना है, तो कम से कम गवर्नमेंट से आपको एक 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है ताकि ये जो क्राइसिस जो पैदा हुए हैं, जो हंगामी हालात, उनको आप फेस कर चुके हैं। आपका 50 साल पुराना है तो 50 साल का आपको मदद दी जाती है ताकि आप उससे असातिज़ा की सैलरी, ये मैनेजमेंट वाले कैसे करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, ये कल 5 अगस्त है, काश कल कम से कम 10 मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स का भी शिलान्यास रखा जाता, क्योंकि अभी हम एक्सपोज हो चुके हैं, देख चुके हैं कि ये हमारे पास हमारी जो मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारी सहूलतें हैं, वो नहीं के बराबर हैं। तो वहां पर ये हमारे सीट्स बढ़नी चाहिए। नीट का जो टेंशन बच्चों को आता है, एग्जैक्टली डबल सीट्स होनी चाहिए, क्योंकि आप यकीन कीजिए 720 में से 600 जिसको नंबर मिलते हैं नीट में, वो डॉक्टर बन जाता है। अब यकीन रखिए कि 350 मार्क्स लेने वाला बच्चा भी उतना ही एलिजिबल है, उतना ही लायक, उतना ही काबिल होगा, लेकिन वो मार्क्स का जो एक बाजार है उसमें वो बेचारा पीछे हट जाता है। और तो अभी डॉक्टरों की इतनी जरूरत है, इस हद तक जरूरत है ताकि झोला छाप जो डॉक्टर यहां वहां गांव में हैं वो निकल जाएं और अच्छे सही डॉक्टर जो हैं वो उनको मौका मिले। तो ये मेडिकल एजुकेशन के लिए कल के दिन में 5 अगस्त की बात कर रहा हूं, 10 एम्स टाइप के इदारों का शिलान्यास भी रखा जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क में तालीमी मामले में तो मुल्क बहुत पीछे, और ऐसे में सोचना पड़ेगा। अब मुल्क के जो जिम्मेदारान हैं, जो हमारे रहनुमा, उन्हें सोचना पड़ेगा। मैं अख्तरुल वासिफ साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से इससे पहले हिस्से में आपने खदशा जाहिर किया था कि सहलिसानी या 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला, इसमें कहीं ना कहीं उर्दू का नुकसान होता दिख रहा है। हम मादरी ज़बान की बात करें, इंटरनेशनल इंग्लिश की बात करें, या फिर मुल्की ज़बान जो हिंदी है, तो कहीं ना कहीं उर्दू का नुकसान तो होता दिख रहा है। और दूसरी बात जो एक बहुत अहम है कि मदारिस की नुमाइंदगी लाजमी कैसे होगी इस पॉलिसी में? नहीं, मैंने जो बातें कही, मुझे मतलब ये कि मैं बात आपसे अर्ज कर दूं कि जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, पीए इनामदार साहब करम योगी हैं, मुबारक कापड़ी साहब जो हैं गौर व फिक्र करते हैं चीज़ों पे, उनकी गहरी निगाह है। जफर महमूद साहब जो हैं वो अपने अंदाज से काम कर रहे हैं। हमारे दोस्त कलीमुल हफीज अपना क्या मैं एक बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन सबसे इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जो कहने का मसला है वो ये कि देखिए, मुझे टेक्नोलॉजी पर कोई एतराज नहीं, और मैं आपसे अर्ज करूं 1986 में राजीव गांधी ने जिस 21वीं सदी के हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, कंप्यूटराइजेशन जिस बड़े पैमाने पे आया, उसी की देन है। इससे पहले भी अगर आप याद करें तो वारधा एजुकेशन स्कीम में हुनर को निसाब का हिस्सा बनाया गया था, जिसके सदर जाकिर साहब जिस कमेटी के थे, और जामिया का स्कूल उसकी पहली तजर्बा का था। तो ये मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ हैं, हुनरमंदी के खिलाफ हैं। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने दस्तकारों की अजमत को भुला रखा है और या उसको कमतर दर्जे की चीज समझा है। तो अगर इस पॉलिसी का हिस्सा दस्तकारी, हुनरमंदी, टेक्नोलॉजी होती है तो हमें उसकी पूरी कद्र करनी चाहिए और उसका पूरा एहतराम करना चाहिए। लेकिन जो सवाल अपनी जगह फिर बाकी रहता है वो ये कि माफ कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि अब तालिबे इल्म आजाद होंगे,
कि वो हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री ले सके, और हिस्ट्री के साथ अगर नौजवान की केमिस्ट्री बन रही है तो मुझे कोई खुशी, क्या परेशानी नहीं है, बल्कि खुशी होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जिस तरह का मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं उसमें आपके जहन में खुद चीजें वादे होनी चाहिए। एक और जो सवाल है और बड़ा सवाल है वो ये है कि मदरसों के बारे में यहाँ कहा गया, पीए इनामदार साहब की जो कंसर्न है, जो तशवीश है, वो बजा है, हक बजानिब है कि मदरसों को, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मदरसे जो हैं वो 1857 से पहले, अंग्रेजों के तसल्लुत से पहले शमूलियत पसंद थे, इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन के वो थे। उसके बाद भी 1860 में जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई तो हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने जो निसाब बनाया उसके अंदर हिरफे को जगह दी, यानी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग को, वो उसमें कुतुब जिल्द सादी भी रखी, उसके अंदर चरम बाकी भी रखी, उसमें दर्दी का काम भी रखा, उसमें तिब भी रखा, तो उन्होंने भी रखा। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन हमें ये, और जैसे मैंने बात शुरू में की थी पहले दौर में, वो ये कि मौलाना आजाद ने अपनी वजारत तालीम में हमें IIT खड़गपुर दिया, हमें वो तहजीबी और सकाफती और तालीमी इदारे दिए जो कि गैर मामूली नौइयत के हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए और एक तरह से नए लोगों से मरूब नहीं होना चाहिए कि इस मुल्क के लोग जो हैं आज अगर वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए आपके जो नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर कब्जा किए हुए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपनी जगह बनाए हुए हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे ताजिर हैं, तो वो इसी तालीम, अब तक का जो तालीमी निजाम था उसी की देन थे, इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी है कि आप UGC और दूसरे इदारों को खत्म करना चाहते हैं? कहीं मैं आपसे, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने दीवाने का, अपने अफसाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख लो अपने दीवाने का नाम, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग कर दिया, आप UGC को बदल दीजिए, लेकिन इसके फायदे क्या होने वो बताइए। UGC अगर अपने नाम से थी तो अब तक क्या नुकसान पहुंचा रही थी, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब मिलना चाहिए। सरकारों को इस बात की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपने बलबूते पर, अपने जोम के, इख्तदार के जोम के अंदर जिस तरह चाहें पुरानी चीजों को मलियामेट करते चले जाएं, सिर्फ इसलिए कि उसमें उनकी मुल्क का फायदा सबसे पहले सामने होना चाहिए और आवाम का फायदा होना चाहिए। मैं जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि UPSC के नतीजे आज ही आए हैं, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल भी मेरे जहन में ये कि जो इस तरह के मुकाबला जाती इम्तिहानात होंगे, सिविल सर्विसेज के जो इम्तिहान होंगे, क्या इस पर भी किसी तरह का असर पड़ेगा इसका, इस नई पॉलिसी का? नहीं, सिविल सर्विस के इम्तिहानात पे डायरेक्टली कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपको ये जिक्र करूं कि जस्टिस सच्चर कमेटी, जिससे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ था, उसने जो मदारिस के मुतालिक सिफारिशात हुकूमत हिंद को दी थी और हुकूमत हिंद ने मान भी ली थी, उसमें ये उन्होंने ये कहा था कि जो मदारिस के की जो डिग्रीज़ हैं, जो असनाद हैं उनकी, उनको मान लिया जाए मुकाबले के इम्तिहान में बैठने के लिए कि वो काफ़ी हैं, उसके लिए अहल मान लिया जाए। उसके ऊपर मुल्क में मुसलमानों ने भी कोई बहस नहीं की और कोई जोर नहीं दिया, लेकिन यह कि अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, तो ये बड़ा अच्छा मौका है, इसके ऊपर सब लोग मिलकर के आप इस पे भी एक अलग डिबेट रख लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। बिल्कुल, इस पर एक डिबेट किया जाएगा, हमारी बात पहुँचे। दूसरी बात ये कि जो अभी जिक्र जो अभी बात हो रही थी कि जो गरीब बच्चे हैं उन तक जो है किस तरह से टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि सरकार न भी चाहे अगर, लेकिन दुनिया ऐसे ही चलेगी अब, ख़ास तौर से बहुत दिनों से बदल भी गई है, लेकिन कोरोना की वजह से तो खास बिल्कुल बदल गई है और दुनिया अब ऐसे ही चलने वाली है। लिहाजा हम
मिल्लत के लोगों को मिल करके इसके ऊपर कोई रास्ता निकाल करके ये लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी तरजीहात, जो अहले इस्तिताअत लोग हैं जिनके पास रुपया पैसा दौलत है, उनको अपनी तरजीहात बदलनी होगी इस्लाम की रोशनी में, और उसमें बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाना ये जो है वो सर फहरिस्त होना चाहिए। तीसरी बात ये कि जो लोग मदारिस चला रहे हैं उनको भी ये बात समझनी होगी, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहली वही में अल्लाह ताला ने जो कलम का जिक्र किया है वो आज का कंप्यूटर और इंटरनेट ही है, लिहाजा ये कि उसको जो है हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। चौथी बात ये कि अभी ये जिक्र आया था कि साहब साल भर हो गया, 5 अगस्त पिछले साल था, 5 अगस्त इस साल अब आ रहा है, तो 5 अगस्त जो पिछला साल था अगर उसको 1 साल हो गया तो फिर हुकूमत को ये भी चाहिए कि कश्मीर में क्या क्या इक़दामात किए गए वहाँ के अवाम को बाख्तियार बनाने के लिए वो भी बताए, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं किए अब तक तो अब करे, और कम से कम मिल्लत जो है इसकी डिमांड करे। अब अख्तरुल वासी साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया था जो दाखिले का मुतबादिल पैमाना है, ये भी एक्चुअली उस दिन मैंने जिक्र नहीं किया डिबेट में, लेकिन ये भी जस्टिस सच्चर कमेटी का ही रिकमेंडेशन था और बड़ा मजबूत रिकमेंडेशन है। और अच्छी बात ये है कि इसका ताल्लुक़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से किसी से कुछ नहीं है। जो ज़रूरतमंद हैं, जो नीचे इक़्तिसादी तौर के ऊपर नीचे हैं, उनका है ये। और इसमें ये है कि जो 12वीं के बाद जो दाखिला अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में होगा उसमें सिर्फ 12वीं के नंबर नहीं देखने चाहिए, नंबर देखे जाएं लेकिन उसकी अहमियत सिर्फ 60% हो, 60%। बाकी जो 40% हैं इसमें ये देखा जाए कि कैंडिडेट जो है वो कितनी बैकवर्ड बैकग्राउंड से आया है, कितने बैकवर्ड उसका ज़िला है, कितने कम आमदनी है उसके वालिदैन की वगैरह वगैरह, उतने ही ज़्यादा मार्क्स दे करके 40% में से जोड़ करके तब वो टोटल ऑल्टरनेट एडमिशन क्राइटेरिया बनाया जाए। अच्छा, अब जो पॉलिसी की बात हो रही है उसमें भी मैं आपको ये जिक्र करूं, मदारिस के ताल्लुक़ से हो रही है, तो पॉलिसी में ये है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा और एक नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क बनेगा। तो हमें आपको मिल करके हुकूमत से ये डिमांड करनी चाहिए कि इसमें मदारिस का रिप्रेजेंटेशन, उनकी नुमाइंदगी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी में ये बात लिख दी जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। नेक्स्ट बात ये है कि पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ स्पेशल एजुकेशनल जोन्स बनाए जाएँ। तो जो ये बात बिल्कुल सही है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशायन बात है। लेकिन जहाँ पर एजुकेशनल जोन से स्पेशल पहले से ही हैं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, तो उसका किरदार क्यों ख़त्म किया जा रहा है? उसको तो और मजबूत करने के लिए उसका किरदार मेंटेन रखना चाहिए। ये पॉलिसी में फिट इन होगा, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेगा। और अगली बात जो है मुझे आपसे वही अर्ज करनी है कि ये भी कहा गया है कि वोकेशनल एजुकेशनल यानी हुनरमंदी के ऊपर जोर दिया जाएगा पॉलिसी में। तो इसी के रोशनी में जो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 तो वो जो मैंने अभी आपको कही AMU और जामिया, और 2 हमदर्द यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में मुकाबले के इम्तिहानों के लिए बहुत दिनों से रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं। UGC ने उनकी माली इमदाद बंद कर दी है इस हुकूमत के तहत। तो ये जो पॉलिसी है कि साहब हुनरमंदी को सपोर्ट किया जाएगा, तो उसी के तहत उनकी जो माली इमदाद बंद कर दी गई है उसको दोबारा शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल कलीमुल हफीज साहब, क्योंकि जहां पर बहुत से फायदे अभी तक इस डिबेट पे निकल कर आए या जिसे इस पॉलिसी को देखते हैं तो खदशात भी हैं। जिस तरह से अभी हमारे पैनलिस्ट ने जो बातें रखी कि इस पॉलिसी को पहली नजर में आप देखिए तो ऐसा नहीं कि बहुत साफ सुथरी पॉलिसी है और सिर्फ इसमें फायदे की चीजें ही हैं, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए जब कोई नई पॉलिसी आती है तो उसका हमें खुले दिल से इस्तकबाल करना चाहिए और मुस्बत सोच रखनी चाहिए। इसमें तो कोई दोहराए नहीं कि इसमें बहुत अच्छी बातें हैं और बुनियादी जो हमारा ढांचा है, तालीमी निज़ाम है पूरा, उसको बदलने की बात कही है और इसका हमें वेलकम करना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर हमारी कम्युनिटी में इस पॉलिसी पे अगर डिबेट हो और कॉन्फ्रेंसेज या तबादले ख्याल हो तो उसके बाद कुछ ऐसे नुकात निकल कर आए जो अलग अलग सूबों में अलग अलग हो सकते हैं। वो अपनी सूबाई सरकार
सरकारों पे उसको उनकी तवज्जो दिलाकर और उनको जब एक्शन प्लान बनाए तो उनको ध्यान में रखा जा सकता है। लेकिन एक बात इस बार इस पूरी डिबेट में नहीं आ पाई, वो आई बैनुल अक़वामी ज़बानों के ताल्लुक से। जैसे बैनुल अक़वामी ज़बानों में उन्होंने अभी सिर्फ 8 ज़बानों को जिक्र किया है, उसमें अरबी का ना होना छूट गई। बिल्कुल, वो पहले भी ये बात कही गई कि जब इतनी दुनिया यूएनओ की एक इंटरनेशनल जबान है और 50 से ज्यादा मुल्कों में ये जबान बोली जाती है, तो उसको इस पॉलिसी में नजरअंदाज क्यों किया गया है? क्या कोई खास वजह है? तो इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं इस पॉलिसी में जो बिटवीन द लाइन छुपे हुए हैं। जब आप इसको अंदर तक जब इसकी स्टडी करेंगे, बाकायदा मुताला करेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ बहुत गुंजाइश है। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत कुछ प्ले कर सकती हैं। तो जो लोग एक्टिव होंगे, जो कम्युनिटीज एक्टिव होंगी, वो अपने जो इंटरेस्ट है उनकी हिफाजत कर पाएंगी। और अगर एक्टिव नहीं रहे हम लोग और सिर्फ टीवी तक ही एक्टिव रहे, तो मैं समझता हूं कि वो खातिर खा हमें कामयाबी नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। तो मेरी आपकी डिबेट के ताल्लुक से ये मेरी पूरे जो तालीम के मैदान में काम करने वाले कारकुनान और जो हमारे जो अकाबरीन हैं जो खासतौर से यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि इस पे तवज्जो करें और इस पे कोई ऐसा निजाम बनाएं अगर जो इसके मुस्बत पहलू हैं उसकी तो हम सताइश करें, और जो इसके मंफी पहलू हैं वो सरकार तक जरूर साफ सुथरी पॉलिसी मिल सके जिस पर सभी का यकीन और सभी का भरोसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब, मुबारक कापड़ी जी, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, पीए इनामदार साहब और जफर महमूद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।